Thank you. Vande Mataram. As you know, basically, my consulting name is basically ASG HR Consulting. And let us say, first of all, we should know basically why HR is required in any organization. क्यों चाहिए हमें HR? तो इसके देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स. एक तो मीन्स आपको पता होगा कि ह्यूमन कैपिटल जो है, मीन्स जो मैन पावर है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ की ड्राइवर ऑफ फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. देन जैसे एचआर शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस. लोग क्या कहते हैं कि ये खर्चा है, तो इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. Then basically it is required to build capability and capacity of your manpower. और एक है कि HR intervention should be aligned with your business strategy. It should be planned as per your business strategy. ये दोनों sync में होने चाहिए, तभी इसका effectiveness होगा. And then to develop a proactive approach. होता क्या है कि we should be able to anticipate our challenges well in advance. अगर हमें यही नहीं पता कि हमें किस तरह के challenges आएंगे, तो we will not be able to prepare for it as such. And then basically to make systems which are process driven and not person driven. होता क्या है कि whether the person is available or not, the system should not suffer, system should work. तो उसकी तरफ basically हमें work करना पड़ता है. And then basically to create awareness of basically applicable laws, rules and regulation. क्योंकि ignorance of law is not an excuse. तो we should be aware of all the basically applicable legislations. Then basically हम अगर देखें इसमें हम क्या क्या डील करते हैं HR में, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसमें हम HR सिस्टम्स डेवलप करते हैं, प्रोसेसेस डेवलप करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. देन HR ऑटोमेशन करते हैं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, HR डॉक्यूमेंटेशन वी डू इट. देन मींस पेरोल मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मैनेजमेंट हो गया सारा, लेबर लॉ कंप्लायंसेस हो गए, IR मैटर्स हो गए, लेबर लिटिगेशन हो गया, देन कंप्लायंसेस हो गए, ऑडिट हो गया, देन रिक्रूटमेंट, आउटसोर्स मैन पावर एंड टेम्प स्टाफिंग. तो वी प्रोवाइड सर्विसेज अक्रॉस ऑल द एरियाज ऑफ HR based on basically the client's requirement. Then जैसे अब specifically means HR systems में what do we do? अब इसमें all these are basically means we develop customized policies for the organization in all these areas. तो इसमें we will not be able to cover each area, but there are some basic things which are required to be done in each organization. जैसे होता क्या है कि means we should always form our HR budgets, organization का structure should be clearly defined, और job description of all the employees should be properly done, so that there is no ambiguity with regard to roles of the people. उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑल्सो हमें डिफाइन करना पड़ता है. कोई रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, कोई कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है, रिटेनरशिप्स हैं, कोई कंसल्टिंग अरेंजमेंट्स हैं, वो सारी वी शुड वेरी क्लियरली डिफाइन इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. देन बेसिकली जैसे हियरार्कीज. अब हियरार्की क्या होता है? इट्स अ रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ एम्प्लॉय. मींस अब कौन सा एम्प्लॉय कौन सा सीनियर है, कौन सा जूनियर है, तो वी नीड टू डिफाइन ऑल द डेजिग्नेशंस इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कोई असिस्टेंट मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, unless that is defined, तो हमेशा basically otherwise there will be a difficulty to manage the people. Then basically means talent acquisition में जैसे रहता है, means recruitment हो गया, selection हो गया, आपका means induction हो गया, onboarding हो गया, all those things are taken care of. Then compensation and benefits is also one very important aspect. इसमें we define basically कि कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या रहेंगे, means whether it will be only the fixed salaries या it will be a combination of fixed and a variable pay. अगर वेरिएबल पे है तो किस लेवल के ऊपर वेरिएबल पे होना चाहिए, उसका क्वांटम कितना होना चाहिए, तो ऑल दोज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन दैट. उसी तरह बेनिफिट्स के अंदर कई सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, जैसे ग्रुप मेडिक्लेम्स हो गया, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंसेज हो गई, आपका मिस टर्म इंश्योरेंसेज हो गई, सुपर एनुएशन स्कीम्स हो गई, NPS स्कीम है, दैट इज ऑल्सो देयर. तो वो सारा मीन्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट वी नीड टू प्लान इट इन एडवांस. देन उसके बाद मीन्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, evaluation of employee performance. This again is an ongoing process, so that basically we are able to see who are the people who are performing in the organization. So that is also very important. उसी तरह means rest basically काफी सारे areas हैं where we customize the policies based on the client's requirement as such. तो ये सारे areas में basically we work out with the clients. And then means हमारा automation में again basically we help organization to figure out basically किस type का उनको ERP systems are required. And then उसका implementation. Then we work out HR manuals and labor law compliance manuals. उसके अंदर क्या है? It is basically a set of basically all the policies or basically all the compliances which are basically applicable to the organization. तो वो सारा एक इकट्ठा एक जगह मिल जाता है. और डॉक्यूमेंटेशन में एंटायर HR डॉक्यूमेंटेशन हम हैंडल करते हैं फॉर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द एम्प्लॉय, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल एग्जिट.
उसमें उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स हो गए, ऑफर लेटर्स हो गए, उनके मीन्स ऑल सॉर्ट ऑफ बेसिकली लेटर्स बेसिकली मीन्स दीज आर कवर्ड बाय अस. नाउ बेसिकली इन टर्म्स ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, उसमें मंथली हम सैलरी प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी मीन्स मंथली रेमिटेंसेज हैं, पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, लेबर वेलफेयर फंड्स हो गए, देन आपका मीन्स प्रोफेशनल टैक्स हो गया, दैट इज हैंडल्ड. देन बेसिकली मीन्स क्वेरी मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का अगर कुछ इश्यूज रहते हैं मीन्स फ्रॉम द क्लाइंट साइड और बेसिकली फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड, दैट इज ऑल्सो हैंडल्ड. एंड देन बेसिकली ऑल द रिपोर्ट्स विद रिगार्ड टू सैलरीज. then in terms of HR compliances, इसके अंदर we develop the systems to control and monitor the compliances. इसके अंदर फिर हम सारा मीज रजिस्ट्रेशन अगर कोई मीज एप्लीकेबल हैं वो करवाते हैं, लाइसेंसिंग करवाते हैं, एनुअल रिटर्न्स हो गया. देन एम्प्लॉय के अगर कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं, कोई मिसकंडक्ट्स अगर मीज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वी टेक केयर ऑफ दैट. देन लेबर डिपार्टमेंट्स में अगर कोई लिटिगेशंस हैं या कोई पीएफ का डिमांड नोटिस आता है, ईएसआई का डिमांड नोटिस आता है, लेबर डिपार्टमेंट से डिमांड नोटिस आते हैं, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन नोटिसेज हैं, उनका रिप्लाई करना, उनको हैंडल करना, ऑल दोस थिंग्स आर डन बाय अस. Then basically now let us see basically what are general labor laws which are applicable to all the establishments. अब इसमें अगर आप देखेंगे मींस देयर आर अराउंड 20 laws basically which are generally applicable to all the establishments. अब इसमें क्या कि people are not aware, जैसे मींस अब लेट अस से आप सबसे पहले देखिए पेमेंट ऑफ वेजेस. अब इसमें क्या कि अगर आपके पास सिंगल एम्प्लॉय भी है देन ऑल्सो यू आर लाइबल टू कंप्लाई अंडर दिस. अब ये कि मींस पीपल आर नॉट अवेयर कि मींस दिस इज एप्लीकेबल टू मी. तो ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि एटलीस्ट मींस यू शुड बी अवेयर, यू शुड नॉट बी कॉट अनअवेयर. तो वो मींस इसके अंदर मींस आप देखेंगे जैसे हम पीएफ एंड ईएसआई, दिस इज वेरी कॉमन बेसिकली जनरली जो एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है. अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज हैं देन यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द ईएसआई एक्ट. उसी तरह मींस अगर 20 एम्प्लॉइज हैं यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर द ईपीएफ एक्ट. तो ये सारी मींस कंप्लायंसेस हैव टू बी डन. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगेन बेसिकली यू विल बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन. तो ये मींस यू हैव टू इंश्योर दैट बेसिकली यू कंप्लाई अंडर द एप्लीकेबल लेबर लॉज. तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने गोइंग फॉरवर्ड इन सब लॉज को कंसोलिडेट कर रहे हैं. तो जैसे सैलरी रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, इक्वल रिम्यूनरेशन, इनको क्लब कर दे आर कमिंग विद अ सिंगल लॉ विच इज कॉल्ड बेसिकली कोड ऑन वेजेस. उसी तरह भी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड लॉज हैं, जैसे एम्प्लॉय कंपेंसेशन हो गया, ईएसआई, पीएफ, मैटरनिटी, इनको क्लब कर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बन जाएगा. तो इसको क्या है, दे आर कंसोलिडेटिंग एंड सिंप्लीफाइंग द लॉज. तो ये अभी बेसिकली कुछ इंप्लीमेंटेशन स्टेज में है एंड गोइंग फॉरवर्ड दीज विल बी इंप्लीमेंटेड विद सम चेंजेस. देन जैसे अब कुछ जैसे सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशंस हैं, इसमें है कि मतलब दिस इज सिक्योरिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द एम्प्लॉइज. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है टू अवॉइड दिस थिंग्स. अब होता है कि मैं पीएफ के अंदर क्यों कवरेज करवाऊं, मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी. मैं ईएसआई में क्यों कवरेज करवाऊं, मेरी लाइबिलिटी आ जाएगी. तो रादर बेसिकली इट इज द रिवर्स थिंग. अब अगर थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन देकर यू कैन प्रोवाइड सब्सटेंशियल बेनिफिट टू योर एम्प्लॉइज. अब जैसे ये ईएसआई है लेटर से, अब इसमें क्या 10 से ज्यादा अगर आपके एम्प्लॉइज हैं, आपका ईएसआई के अंदर कवरेज इज रिक्वायर्ड. अब इसमें एक तो है कि मींस वंस बेसिकली यू आर कवर्ड, तो जिन एम्प्लॉइज की सैलरी इज लेस देन 21,000 रुपीज पर मंथ, दे आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर दिस. अब इसमें contributions are 3.25% of the salary employer पे करता है and 0.75% is paid by the employee. So this 4% goes to ESI. But within this 4%, this entire set of benefits become applicable to the employee. अब उसमें क्या होता है, जैसे मेडिकल बेनिफिट फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ कवरेज, ये एम्प्लॉइज को बेसिकली कैन बी एक्सटेंड करती है मींस गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है थ्रू ईएसआई. उसी तरह में सिकनेस बेनिफिट इन केस अगर इंश्योर्ड आदमी जो है वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ पाता ड्यू टू सिकनेस, तो ही गेट्स अराउंड 50% ऑफ हिज डेली वेजेस फ्रॉम ईएसआई. अब उसी तरह मींस मैटरनिटी बेनिफिट है, इसमें 26 वीक्स का मींस बेनिफिट इज अवेलेबल अंडर ईएसआई. डिसेबलमेंट बेनिफिट अगर होता है कि ड्यू टू सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इंजरी द इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट एबल टू अटेंड एम्प्लॉयमेंट, तो ही गेट्स अराउंड 90% ऑफ हिज डेली वेजेस फ्रॉम ईएसआई. डिपेंडेंट बेनिफिट होता है अगर किसी एम्प्लॉयमेंट इंजरी से इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसकी मींस फैमिली मेंबर्स को पेंशन दी जाती है. उसी तरह मींस फ्यूनरल एक्सपेंसेस वन टाइम 15,000 पे होता है. एंड अगर मींस रिटायरमेंट के बाद भी यू वांट टू कंटिन्यू विद द मेडिकल फैसिलिटीज, एक नॉमिनल अमाउंट देकर जो इंश्योर्ड आदमी है उसको कंटिन्यू कर सकता है इवन आफ्टर रिटायरमेंट. तो दीज आर वेरी सब्सटेंशियल बेनिफिट which become applicable only on payment of relatively 3.25% contribution by the employee. So it is always better to extend these facilities to the employee.
देन आपका मीन्स जैसे उसी तरह प्रोविडेंट फंड है, इसके अंदर अगेन बेसिकली मीन्स अगर आपके 20 और मोर एम्प्लॉइज है, यू आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। तो इसमें अगेन बेसिकली प्रोविडेंट फंड स्कीम में क्या है कि 15,000 जिसका सैलरी लेस देन 15,000 पर मंथ है बेसिक, दे आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड अंडर दिस। इसमें 3 स्कीम्स हैं, ईपीएफ स्कीम, ईपीएस स्कीम एंड ईडीएलआई स्कीम। तो ईपीएफ स्कीम में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 12% ऑफ द बेसिक सैलरी, और इसमें वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय कर सकता है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन रिमेन्स एट 12%, और इसमें दे अर्न 8.5% इंटरेस्ट पर एनम टैक्स फ्री, विच इज अ वेरी सब्सटेंशियल बेनिफिट। और उसी तरह में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, इसमें अप टू 58 ईयर्स तक कवरेज रहता है, और इसमें एम्प्लॉय को मींस आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट अ पेंशन, और इन केस अगर मींस एम्प्लॉयर एक्सपायर हो जाता है ड्यूरिंग इज सर्विस तो उसकी फैमिली को पेंशन दिया जाता है। उसी तरह ईडीआईएल का है, इसमें एक इंश्योरेंस बेसिकली मींस बेनिफिट है एक्सटेंडेड टू द एम्प्लॉइज। एंड देन बेसिकली एंड टू एंड मैनेजमेंट करते हैं एंटायर फंक्शन का, स्पेसिफिक एरियाज के अंडर कंप्लायंस कर सकते हैं, कोई अगर वन टाइम असाइनमेंट है दैट कैन बी डन, और रिस्क असेसमेंट्स विज विज एग्जिस्टिंग कंप्लायंस स्टेटस। एंड दीज आर आवर क्लाइंट्स। एंड या दिस इज गिव, I can connect you anybody in this list as such. I will share basically this with all of you. And ask again basically, as I told you, startups, mid-sized organizations and organization planning to expand. Yeah. Thank you. Thank you.